नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं गॉल ब्लैडर स्टोन से जुड़े डाइट रेस्ट्रिक्शंस के बारे में और उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे जिससे या तो आपके गॉल स्टोन्स बने ही ना, और या फिर अगर गॉल स्टोन्स बने हुए हैं तो उन्हें डिसॉल्व करने में डाइट आपकी मदद करे दवाइयों के साथ में। इन दोनों चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, मिथ्स के ऊपर भी बात करेंगे, इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। बात समझ में आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए जुड़ते हैं और होम्योपैथी की इमेज इंप्रूव करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले आपको एक बात मैं बता दूं कि ऐसा कोई भी परफेक्ट डाइट प्लान नहीं हो सकता जो कि हर मरीज़ फॉलो कर ले। कोई भी डाइट प्लान किसी भी पेशेंट को अगर फॉलो करना है तो उसके लिए डॉक्टर को पूरी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मरीज़ के स्टोन का साइज़, उसकी एज, उनका सेक्स, उनके वर्किंग कंडीशंस या उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स, इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब हमें किसी पेशेंट की डाइट प्लान बनाना होता है किसी भी पेशेंट के लिए, जिससे कि उसको इम्प्रूवमेंट आए। साथ में फ़र्क क्या पड़ेगा कि अगर आपके गॉलस्टोन के साइज़ के ऊपर अगर आप बात करें तो सपोज़ करिए, समझिए बात को, कि अगर गॉलस्टोन सॉलिटरी है, सिंगल है और वो मल्टीपल स्टोन्स नहीं है, कोई बड़ा सा स्टोन है, तो बिल्कुल उसका जो डाइट पैटर्न होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें मल्टीपल स्टोन्स हैं जिसके गॉल ब्लैडर में और स्टोन का साइज़ 5 mm से बिलो है तो डाइट रेस्ट्रिक्शन अलग तरह के होंगे। अगर 10 mm से बिलो है तो रेस्ट्रिक्शन अलग तरह के होंगे, और अगर 10 mm से एबव है तो कंप्लीटली डिफरेंट तरह से होंगे। तो अगर हमें किसी पेशेंट की ईमानदारी से मदद करनी है उसके गॉल स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए, तो ऐसा कोई परफेक्ट डाइट प्लान नहीं है जो हर मरीज फॉलो कर ले और उसके जो गॉल ब्लैडर की पथरियां हैं वो डिसॉल्व हो जाएं। दूसरी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे वो है मिथ्स। मिथ्स क्या है लोगों के मन में? पहला मिथ तो यही है कि गॉल स्टोन डिसॉल्व नहीं होते। तो भाई देखिए, आप कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, एक छोटे बच्चे का भी गॉल स्टोन डिसॉल्व हुआ है, एक 50 साल से ऊपर की महिला का भी गॉल स्टोन डिसॉल्व हुआ है, एक मिडिल एज के पेशेंट का तो मैंने वीडियो में ही बताया था गॉल स्टोन डिसॉल्व हुआ है, और कितने सारे पेशेंट्स के एग्जाम्पल हैं मेरे पास। मैं हर किसी का एग्जाम्पल आपको नहीं दे सकता, लेकिन ये बात सच है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स डिसॉल्व होते हैं। तो ये तो मिथ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब दूसरा मिथ जो है वो ये कि भाई हम कोई बीज खा लें, टमाटर के बीज खा लें या अमरूद के बीज खा लें या सेब के बीज खा लें, या कुछ तो कहते हैं लोग तरबूज या खरबूजे के बीज खा लें या पपीते का बीज गलती से चला जाएगा तो साहब गॉल ब्लैडर की पथरी बन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ईश्वर ने आपकी एनाटॉमी बनाई थी, यानी आपकी ह्यूमन बॉडी बनाई थी, तो उसमें एनाटॉमी के हिसाब से आपका जो गॉल ब्लैडर है वो एक ऐसी लोकेशन पे बेस्ड है और इस तरह से कनेक्टेड है कि उसके कनेक्शन केवल लिवर के साथ में है या फिर इनडायरेक्टली पेनक्रियास के साथ में है। गॉल ब्लैडर का कोई भी कनेक्शन स्टमक के साथ में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप मुंह से कुछ भी खा रहे हैं वो डायरेक्टली आपके गॉल ब्लैडर को इम्पैक्ट नहीं कर सकता, जिससे कि आपके गॉल स्टोन डिसॉल्व हो या आपके गॉल स्टोन बनने लग जाएं। अब अगला सवाल ये उठता है कि भाई आखिर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने गॉल ब्लैडर की हेल्थ को मेंटेन कर पाएँ, जिससे कि गॉल स्टोन्स बने ही ना, और अगर बन चुके हैं तो डिसॉल्व होने में दवाइयों की मदद करें जिससे कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स डिसॉल्व हो पाएँ। नंबर 1 इज़ ऑयल। देखिए, ऑयल की आप इंपॉर्टेंस समझिए। आपके लिवर का बेसिक काम है फैट मेटाबॉलिज्म, तो आप कितनी क्वांटिटी में ऑयल को खा रहे हैं और कौन सी क्वालिटी का ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जो अच्छी क्वालिटी के ऑयल से लोग कहते हैं भाई ऑलिव ऑयल हम यूज़ कर ले रहे हैं। देखिए, ऑलिव ऑयल यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर एक बार ऑलिव ऑयल यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आप किसी और ऑयल के ऊपर स्विच नहीं हो सकते। दूसरा, आप कहीं बाहर की फूडिंग नहीं ले सकते, किसी के घर पे जाके फूडिंग नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको अपने आप महसूस होगा कि मुझे कुछ इनकन्वीनियंस सा महसूस हो रहा है, बिकॉज मैं ऑलिव ऑयल खा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं दूसरे ऑयल्स मुझे सूट नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो लोग सोच रहे हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं ऑलिव ऑयल खाना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब अगर आप रिफाइंड ऑयल के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं तो कैन्यूला ऑयल,
बहुत अच्छे हैं, राइस ब्रान ऑयल्स अच्छे हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सनफ्लावर ऑयल यूज़ करना पसंद कर रहे हैं या ग्राउंडनट ऑयल प्रेफर करना यूज़ करना प्रेफर कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा ये दोनों ऑयल से दूर रहिए, आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है एक्सप्लेन करने के लिए इस वीडियो में उतना समय नहीं है। अब जो लोग मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छे ऑयल्स हैं, क्योंकि जो हमारे नेटिव ऑयल्स हम लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे थे या हमारे गांव देहात से इस्तेमाल होते आ रहे हैं वो हमारे जीन्स के अंदर हैं। तो अगर आप अपने सामने का पिरवाया हुआ निकलवाया हुआ कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं या सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, उसकी क्वालिटी के संग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप बॉटल्ड या फिर प्रिजर्वेटिव्स वाला या पैकेज्ड या प्रोसेस्ड मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे या कोकोनट ऑयल मिक्स यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एडल्ट्रेशन होगा, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आपके ऊपर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अब बात हो गई देखिए घी के बारे में। अगर आप घी यूज़ करना चाहते हैं तो अपने घर का निकला हुआ घी इस्तेमाल करें। प्रोसेस्ड कोई भी तरह का घी या फिर कोई आपको पैकेज्ड घी अगर मिल रहा है या डेयरी से आपको घी मिल रहा है थोड़ा सा उसे अवॉइड करिए। घर का निकला हुआ घी सबसे बेटर है, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात हो गई आपके क्वालिटी ऑफ ऑयल के बारे में। अब बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ ऑयल। देखिए अगर आपको गॉलस्टोन्स को रिजॉल्व करना है तो कंप्लीटली तेल मत बंद करिए। आप हमेशा ध्यान रखिए घी यूज़ करना है तो ऊपर से डाल के यूज़ करना है। एट मैक्सिमम 1 चम्मच पर डे के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट होता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो ऊपर से डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको कुकिंग के तौर पे यूज़ करना है तो चाहे कोई सा भी ऑयल कुकिंग में यूज़ करें, जो मैंने ऑयल्स आपको बताए थे जो अच्छे हैं, आप उनमें मैक्सिमम 3 टेबल स्पून यानी खाने वाली चम्मच के बराबर मैक्सिमम 3 टेबल स्पून ऑयल आप यूज़ करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अब देखिए ऑयल के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है हमारा फूड इनटेक, कि हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और किस तरह से खानी चाहिए। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि जो आपकी फूडिंग हैबिट्स है उसमें कहीं ना कहीं आपको 50% ग्रीन कैलोरीज अपनी डाइट में इंक्लूड करनी पड़ेंगी। अब ग्रीन कैलोरीज का मतलब क्या हुआ? फल, सलाद या फिर आपका जो बॉइल्ड वेजीज हैं वो। तो आप अगर 50% अगर आप ग्रीन कैलोरीज अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो सबसे बेटर है, रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने 50% ग्रीन कैलोरीज रखी हैं अपनी डाइट में तो एटलीस्ट कोशिश करिए कि 60 उसके जो 50% है उसके बाद कोशिश आपको करनी है कि एटलीस्ट 35% येलो कैलोरीज रहें और 15% केवल रेड कैलोरीज रहें। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी ऑयल नहीं खाना है, 15% आपको इस्तेमाल करना है ताकि बॉडी की जो एक आदत है बनी हुई फैट मेटाबॉलिज्म की वो कंप्लीटली ख़त्म ना हो। लोग गलती ये करते हैं कि उन्हें जैसे ही पता चले पित्त की थैली में पथरी है बॉइल्ड खाना खाना कंप्लीटली शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, बॉइल्ड खाना आपको थोड़ा सा लिमिट में खाना है। बॉइल्ड चीज़ें क्या खानी है भाई, जैसे काला चना हो गया, लोबिया हो गया, मूंग की दाल हो गई या और कुछ आइटम्स हो गए, वो आप बॉइल्ड ले सकते हो, बॉइल्ड एग आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोचे सारा खाना बॉइल्ड खाएंगे तो ये गलत है। आपको सैलेड्स भी चाहिए, आपको खीरा चाहिए, टमाटर चाहिए, ककड़ी चाहिए, है ना, खरबूजा तरबूज ये चाहिए, पपीता चाहिए, ये सब सैलेड्स के अंदर आता है। आपको फ्रूट्स चाहिए, सभी तरह के सिट्रस फ्रूट्स मार्केट में मौजूद हैं, आप सब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ये मत सोचें कि जो है हमें डायबिटीज़ है तो हम मीठे फल नहीं खाएंगे। आप फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है, वो नुकसान नहीं करेगा। जूसी फ्रूट्स होते हैं, कोई नुकसान नहीं करता। अगर आप ये रेगुलरली खा रहे हैं, ग्रीन कैलोरीज ले रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है। अब हो गई येलो कैलोरीज। येलो कैलोरीज का मतलब हो गया कि अगर आपको थोड़ा हल्का फुल्का सब्जी खानी है, नॉर्मल कुकिंग होती है हमारी, वो नॉर्मल कुकिंग आती है येलो कैलोरीज में। तो येलो कैलोरीज कितनी है? 35%। आप सब तरह की चीज़ें खा सकते हो, सब सब्जी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला आपको। अगर आपको फ्राई करने हैं आप चीला खा सकते हो, चीला आपको नुकसान नहीं करेंगे। आप और कुछ चीज़ें चाहते हो तो आप सूजी से अपना कोई भी आइटम ले सकते हो, मूंग की दाल से अपना कोई आइटम ले सकते हो, आप नमकीन दलिया ले सकते हो, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुल मिला के कैलोरीज आपको इस तरह रखनी है कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ फूड हो वो इस तरह डिफ्रेंशिएट हो, आपकी प्लेट 24 घंटे की इस तरह डिफ्रेंशिएट हो, ताकि जो आपके अंदर बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, उनकी कमी ना हो और बॉडी को एक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट मिलती रहे। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर वो है फूड टाइमिंग्स। देखिए फूड टाइमिंग्स इसलिए ज़रूरी होते हैं पेशेंट के लिए क्योंकि मरीज़ कई बार कंप्लेंट करते हैं पेन की। पेन क्यों होता है?
90% गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट्स को पेन होता है गैस्ट्राइटिस की वजह से। अगर आपको गैस्ट्राइटिस हो गई, गैस्ट्रिक प्रेशर आपका बढ़ गया, तो वहीं आपको परेशानी शुरू हो जाएगी। आपको खाना ऊपर आने लग जाएगा, आपको जो चेस्ट बोन है उसके नीचे की तरफ में प्रेशर आ जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी, डकारें आ सकती हैं, खाना बार बार ऊपर आने की वजह से आपको जलन मच सकती है, बर्पिंग हो सकती है, और साथ में आपको घबराहट, पैनिक अटैक टाइप का महसूस हो सकता है, और पेन जो होगा वो तो होगा ही। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स में जब भी पेन होता है तो 90% गैस्ट्रिक पेन होता है। इस वजह से फूड टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठने के बाद आपको पहले फ्रूट्स खाने हैं, उसके 1 घंटे के बाद आपको सैलेड खानी है, या फिर आप सैलेड ना खाइए, नॉर्मल ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी होना चाहिए। आपको दिन भर में जो मैक्सिमम डाइट है वो आपको ब्रेकफास्ट में चाहिए। कि आपने सुबह सपोज करिए 8 बजे एक्सरसाइज करके आने के बाद आपने फ्रूट्स खा लिए, उसके बाद फिर आपने अपना जो नॉर्मल फूडिंग हैबिट्स थी उसके हिसाब से जो ब्रेकफास्ट घर में बना आपने वो खा लिया। उसमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन किस फॉर्म में? किनोआ खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, सत्तू खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, या फिर आप कोई भी तरह का जैसे काला चना, लोबिया, इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। जो लोग नॉनवेज प्रेफर करते हैं वो रोस्टेड नॉनवेज ले सकते हैं, बॉइल्ड एग ले सकते हैं। तो ये मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा प्रोटीन भी मिले उसमें, और हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। फिर ब्रेकफास्ट करने के 3 घंटे के बाद आपको सैलेड्स चाहिए। आप खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, पपीता, ऐसी चीज़ें आप सैलेड के फॉर्म में लीजिए और उसे ज़रूर खाइए। एटलीस्ट कोशिश करिए जो क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स और सैलेड है वो इतना होना चाहिए कि पर डे के हिसाब से 750 ग्राम्स फ्रूट्स और सैलेड आपकी बॉडी में जाए। तो सैलेड खाने के 1 घंटे के बाद आप अपना हल्का फुल्का लंच कर सकते हैं। 1.5 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। लगभग 2 बजे के आसपास तक आप अपना लंच कीजिए, जो नॉर्मल टाइम होता है इंडिया के अंदर। उस समय आप लंच करिए। लंच में कोशिश करिए कि आप दही ज़रूर खाइए। दही सबसे अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, ताकि आपको बॉडी में एसिडिटी महसूस ना हो। नॉर्मल दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो आपको पसंद है सब कुछ खा सकते हैं, कोई परहेज़ नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन शाम का जो टाइम है आपका, जिसमें आप चाय प्रेफर करते थे 5 से लेके 7 बजे के बीच में, वहाँ पर कोशिश करिए 1 से 2 ग्लास जूस आप ज़रूर पिएं। कोई भी फ्रेश फ्रूट मौजूद हो, कोई भी वेजिटेबल मौजूद हो, आपको जैसा पसंद है, आपको मिक्स फ्रूट पसंद है या केवल फ्रूट्स का पसंद है, या फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल पसंद है, या केवल वेजिटेबल पसंद है, जैसा फ्रूट जूस आपको पसंद है, आपको 1 से 1.5 ग्लास जूस आपको चाहिए। और डिनर कोशिश करिए अर्ली डिनर करने की आदत डालें कि 8 बजे से पहले तक आपका डिनर हो जाए। इट शुड बी द लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। और जो इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, जैसे गेहूं से बनी चीज़ें हैं, उन्हें अवॉइड करिए। दूध से बनी चीज़ें हैं, आप अवॉइड करिए। आप उसमें ओट्स खा सकते हैं, किनोआ खा सकते हैं, सूजी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। नमकीन फॉर्म में खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप हाई फाइबर डाइट लीजिए रात के अंदर, और लाइटेस्ट मील ऑफ द डे जो है वो आपका डिनर होना चाहिए। तब जाके चीज़ें आपकी सुधरेंगी। तो ये एक बेसिक सा प्लान है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना होता है, जो हर कोई फॉलो कर सकता है। कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को इस तरह मॉडिफाई करें फूड टाइमिंग्स के हिसाब से, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है पेशेंट्स के लिए, वो ये, पेशेंट्स को लगता है कि भाई हम अगर गॉलस्टोन के पेशेंट हो गए तो हमारा गॉलस्टोन कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमसे पेन होगा तो इसलिए हम एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे, या हमें डकार आएगी या उल्टी आएगी तो हम एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे। देखिए, बिना एक्सरसाइज करे किसी पेशेंट को का गॉलस्टोन डिसॉल्व नहीं हो सकता। रीज़न बीइंग, आपका बॉडी मास इंडेक्स, आपका हाइट टू वेट रेशियो जो है वो बिना एक्सरसाइज करे ठीक नहीं होगा। ना ही आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है वो बिना एक्सरसाइज करे ठीक हो सकता है। तो एक्सरसाइज कौन सी करनी है? ज़रूरी नहीं है जिम में जाके पसीना बहाएं। आप रेगुलरली 1 घंटे के हिसाब से वॉक करिए, साथ में आप थोड़ा बहुत योगासन ज़रूर करिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप 1 घंटे भी वॉक नहीं कर सकते पूरे दिन के अंदर, लगभग मान के चलिए ऑन एन एवरेज 4000 स्टेप्स टू 8000 स्टेप्स, अपनी आपकी एज, हाइट, वेट के हिसाब से अगर आप इतना भी नहीं चल पा रहे हैं, तो फिर आप गॉलस्टोन को दवाइयों से डिसॉल्व करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा। क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी ठीक करना है, बॉडी मास इंडेक्स भी ठीक करना है, सब चीज़ें ठीक करनी है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी जो बाकी कंडीशंस है उन्हें भी इरेडिकेट करना है। तो ये इतना तो एक्सरसाइज आपको चाहिए। तो देखिए, जो मैंने इस वीडियो में आपको बातें बताई हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली प्रैक्टिकल हैं, टू द पॉइंट हैं, और हर पेशेंट की मदद के लिए तैयार है। अब आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, सर हम ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध के संग ले सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं। भाई वो सब आपकी मर्जी है, और वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके केस के हिसाब से आपके लिए हम और क्या बेस्ट या बेटर दे सकते हैं, है ना। ये हर किसी के लिए इंडिविजुअलिस्टिक होता है उसकी कंप्लेंट के हिसाब से। तो प्लीज़ आप अगर ये सब सवाल पूछेंगे तो मुझे जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आपकी रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं हो मैं जवाब कैसे दूं?
आप खुद एनालाइज करिए, खुद सोचिए इस बारे में। फिर भी अगर आप चाहते हैं, कोई सवाल मन में रहेगा, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। लेकिन एक बात मैं साफ तौर पे बोल दूं, अगर आप एक्सरसाइज का ध्यान नहीं देंगे, फूड टाइमिंग्स का ध्यान नहीं देंगे, फूड क्वालिटी का ध्यान नहीं देंगे, ऑयल की क्वालिटी और क्वांटिटी पर फोकस नहीं करेंगे, तो गॉलस्टोन डिसॉल्व करने के लिए कोई जादू की छड़ी आपके पास नहीं आएगी, ना कोई जादू वाला मंत्र आएगा। ये मेहनत वाला काम है, करने वाले करते हैं, उनके गॉलस्टोन्स डिसॉल्व होते हैं। जो नहीं कर सकता उसके गॉलस्टोन डिसॉल्व नहीं होते, जादू नहीं होता है। तो आई होप कि आप मेरी बातों से संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट हैं तो हमेशा की तरह थम्स अप जरूर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए जुड़ते हैं, आपके लिए हम कुछ नया सीखेंगे, आपको कुछ नया सिखाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।